हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने एंथर कल्चर और उसके अलावा एम्ब्रियो कल्चर पढ़ा था। तो एम्ब्रियो कल्चर क्या था कि किसी सीड से इमेच्योर या अपरिपक्व एम्ब्रियो को अलग करके उसे संवर्धन माध्यम पे या कल्चर मीडियम पे संवर्धित करवाते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस एम्ब्रियो कल्चर कहलाती है। तो एम्ब्रियो कल्चर करने के लिए क्या करना होता है कि एक हेल्दी सीड का सिलेक्शन करना होता है। हेल्दी सीड लेते हैं, उसमें से एम्ब्रियो को आइसोलेट करते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं और स्टरलाइज करने के बाद में स्टरलाइजेशन मीन्स उसमें उसको निर्जमीकृत करते हैं। तो उसको जब निर्जमीकृत करते हैं उसके बाद में उसको संवर्धन माध्यम पे संवर्धित करवाते हैं। इसमें जो संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम यूज़ लेते हैं उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होना आवश्यक होता है। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जिन पे एम्ब्रियो की ग्रोथ अच्छी हो या डेवलपमेंट अच्छा हो, उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है एमएस मीडियम, मुराशी स्कूग मीडियम इसे कहते हैं। तो किसी भी एम्ब्रियो का सिलेक्शन करना हो तो उसकी गोलाकार जो स्टेज होती है उस अवस्था में उसे पृथक करना चाहिए या उस सीड से पृथक करना चाहिए। ठीक है, उस सीड से उस इमेच्योर एम्ब्रियो को अलग करने के बाद में एमएस मीडियम पे स्थानांतरित करने से पहले उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसपे वो अच्छी ग्रोथ कर सके और आगे कैलस का फॉर्मेशन करे, जो हैप्लॉइड प्लांट्स का निर्माण करे। तो वो देखो आप, उसमें होना चाहिए जो उसमें एमएस मीडियम होना चाहिए, उसमें जो आयरन होती है उस आयरन का परसेंट 2/3 होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि उसमें वृद्धि तो अच्छी होती है लेकिन उसकी जो सर्वाइवल होता है मीन्स उसके जीवित रहने के चांस वो अप्रभावित रहते हैं। लेकिन जब उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला जाता है तो उसके सर्वाइवल के चांस भी बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखना, एमएस मीडियम में आयरन की मात्रा 2/3 करने पे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है लेकिन उसकी जीवन क्षमता या सर्वाइवल पे अगर मैं बात करूँ उसकी, तो सर्वाइवल उसका अप्रभावी रहता है। लेकिन जब उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो उसके जिंदा रहने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो पोषक तत्व एमएस मीडियम में यूज़ लेते हैं वो कौन से होते हैं? सूक्ष्म और मीन्स मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें काम में लेते हैं, जो मैं पहले वाली क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काम में लेते हैं और उसमें पोटेशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं। उसके अलावा इनमें सुक्रोज मिलाई जाती है। तो सुक्रोज का क्या कार्य होता है कि जो वृद्धिशील या डेवलपमेंट जिसका हो रहा होता है, परिवर्धन हो रहा होता है, उस एम्ब्रियो को सुक्रोज की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वृद्धि की अवस्थाओं के बढ़ने के साथ साथ उसमें सुक्रोज की आवश्यकता भी कम होती जाती है। मीन्स जब इमेच्योर रहेगा एम्ब्रियो तब उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्धन होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है, वैसे वैसे उसमें सुक्रोज की आवश्यकता भी कम होने लग जाती है। फिर उसके अलावा उसमें क्या क्या होने चाहिए? उसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पोषक तत्व होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या? कार्बनिक व अकार्बनिक पोषक तत्व होने चाहिए। उसके अलावा उसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स जिन्हें कहते हैं वृद्धि नियामक, तो उसमें वृद्धि नियामक भी होने चाहिए। इस तरह से वो एक कंप्लीट एमएस मीडियम का निर्माण होता है जो कल्चर मीडिया बनाता है जिसपे एम्ब्रियो को स्थानांतरित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एम्ब्रियो को हमने सीड से आइसोलेट किया है उसको स्टरलाइज करेंगे। उसके बाद में उसे निर्जमित अवस्था या असेप्टिक कंडीशन में ही कल्चर मीडियम पे ट्रांसफ़र करते हैं और उससे कैलस से छोटे छोटे प्लांटलेट्स प्राप्त करते हैं। और कुछ सीड्स के एम्ब्रियो ऐसे होते हैं जो कल्चर मीडियम पे डायरेक्ट ग्रो नहीं करते, तो उन्हें एंडोस्पर्म में ग्रो करवाते हैं। तो एंडोस्पर्म जैसे कि
नारियल का जो लिक्विड होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, तो उसे उसमें ट्रांसफ़र करके बाद में उस पर कैलस और प्लांटलेट्स बनाए जाते हैं। अब देखो कि ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो कल्चर के क्या फ़ायदे हुए, तो फ़ायदे क्या हुए कि जो सीड टेस्ट होता है, उस सीड टेस्ट में सीड का जो टेस्ट होगा वो ज़्यादा कठिन होता है बजाय किसी एम्ब्रियो का परीक्षण करने के बजाय, ठीक है। तो एम्ब्रियो का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा इजी रहता है बजाय किसी कंप्लीट सीड के। सेकंड थिंग कि जो दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जिनके औषधीय महत्व है, उन प्लांट्स को इस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या जिन सीड्स के जर्मिनेशन के चांसेस कम होते हैं, उनके सीड्स जिनके मतलब सीड कोट कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, जल्दी से जर्मिनेट नहीं हो पाते, उन सीड्स को भी अपन जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्राप्त होने वाले सीड्स या इनसे प्राप्त होने वाले प्लांट्स साइज में छोटे भी होते हैं, उनको आसानी से लैब में हम मेंटेन भी कर सकते हैं, उनकी नंबर ज़्यादा होती है, और जिन प्लांट्स की लाइफ साइकिल ज़्यादा बड़ी होती है, मीन्स उनको उगने में ज़्यादा टाइम लगता है, हम उन प्लांट्स की लाइफ साइकिल को छोटा करके कम टाइम में उन प्लांट्स स्पीसीज को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह ओवरऑल जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाली जो स्पीसीज होती है उनको भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे, ये तो हुई प्रीवियस क्लास के टॉपिक की बात जो रह गया था। अब ये नया टॉपिक है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण शक्तता। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्यूलर टोटिपोटेंसी है वो टोटिपोटेंट शब्द से बनी है, या इसकी उत्पत्ति टोटिपोटेंट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है द्विलिंगी, ठीक है। तो टोटिपोटेंसी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? टोटिपोटेंट, जिसका अर्थ होता है द्विलिंगी। और ये जो टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण शक्तता है, इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन श्लीडन व स्वान ने किया था। तो सेल्यूलर टोटिपोटेंसी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? श्लीडन और स्वान ने सबसे पहले सेल्यूलर टोटिपोटेंसी के बारे में बताया था, और इसके बाद में इस पे एक्सपेरिमेंट किसने किए? हेबरलैंड ने। हेबरलैंड ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि सजीवों की प्रत्येक कोशिका में ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वो अपने ही समान एक और प्लांट बना सकता है या अपने ही समान क्लोन बना सकता है, तो उसे उन्होंने टोटिपोटेंसी शब्द नाम दिया, ठीक है। तो हेबरलैंड ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो गई कि सजीवों द्वारा अपने ही समान गुणों युक्त जीव की उत्पत्ति करना टोटिपोटेंसी कहलाता है, या सजीवों में पाया जाने वाला ऐसा गुण, सजीवों में पाई जाने वाली ऐसी क्षमता कि वो अपने ही समान गुणों युक्त जीव की उत्पत्ति कर सके, टोटिपोटेंसी कहलाती है, ठीक है। तो देखो साइटोकाइनिन का लेवल ज़्यादा या साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा रखें और ऑक्सीन की मात्रा कम रखें तो किसका निर्माण होगा? कैलस। मान लो ये कोई है कल्चर मीडियम, इस कल्चर मीडियम में हमने क्या डाला? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट कुछ भी हो सकता है, रूट, लीफ, स्टेम, शूट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लांट हमने लिया तो इसे जब कल्चर मीडियम में डाला, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन तो ये कि हम अगर कल्चर मीडियम के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखें, मीन्स साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा रखें और ऑक्सीन की कम रखें, तो उस कैलस से किसका फॉर्मेशन होगा? स्टेम का, ठीक है। फिर
अगर हम उस एक्सप्लांट को, सॉरी ये हो गया एक्सप्लांट, जिस सेल को या जिस प्लांट पार्ट को हम कल्चर में यूज़ ले रहे हैं वो एक्सप्लांट कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम उस एक्सप्लांट के कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन की मात्रा कम रखें और ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा रखें तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का। और अगर हम इस कल्चर मीडियम में जिस पे एक्सप्लांट रखा हुआ है, इस कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों की मात्रा इक्वल रखें तो किसका निर्माण होगा, कैलस का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है, ऑक्सिन की मात्रा कम रखी जाती है तो स्टेम का फॉर्मेशन होगा और ये प्रोसेस स्तंभ विकास या कोलोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है, स्तंभ विकास या कोलोजेनेसिस। और जब साइटोकाइनिन की मात्रा कम रखते हैं और ऑक्सिन का लेवल बढ़ा देते हैं तो उसमें रूट का निर्माण होगा और ये प्रोसेस राइजोजेनेसिस या मूल विकास कहलाती है। ये प्रोसेस राइजोजेनेसिस या मूल विकास प्रोसेस कहलाती है। अब देखो, ये जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है वो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर ही कवर हो जाती है। वो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कैलोजिंग, डिफरेंशिएशन और मोर्फोजेनेसिस। तो किसी एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम पे स्थानांतरित करने के बाद में उस एक्सप्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स डिवाइड होगी या उनमें सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। जब वो सेल्स डिवाइड होगी तो कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है, ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती है, जो कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड। और इस अनडिफरेंशिएटेड मास को क्या कहते हैं, कैलस। तो मैं इम्पोर्टेंट थिंग ये समझा रही हूँ आपको कि जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है इसे 3 पदों में हम पढ़ सकते हैं। इसमें इन्हीं 3 स्टेप्स में ये पूरी टोटिपोटेंसी कवर होती है कि जब एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम पे स्थानांतरित करते हैं तो वो सेल्स डिवाइड होगी और डिवाइड होके एक ग्रुप बना लेगी, ठीक है। ये जो सेल्स का ग्रुप है वो अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, मीन्स अविभेदित सेल्स का समूह होता है और इस अविभेदित सेल्स के समूह को कैलस कहते हैं। और एक्सप्लांट से विभाजनों के फलस्वरूप बनने वाले कैलस या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के समूह से बनने वाली कैलस की संरचना की ये कंप्लीट प्रोसेस कैलोजिंग कहलाती है। या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कैलस निर्माण की क्रिया ही कैलोजिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें कैलस का निर्माण हो गया, मीन्स अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि सेल्स में कौन सी सेल स्टेम बनाएगी, कौन सी सेल रूट बनाएगी, कौन सी सेल शूट बनाएगी, कौन सी सेल लीफ बनाएगी, ठीक है। अब आता है सेकंड, डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कैलोजिंग की प्रोसेस होती है उससे जो कैलस प्राप्त हुआ है उस कैलस में विभाजन होते हैं। विभाजन होने के बाद में जाइलम व फ्लोएम टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। तो क्या बनेंगे, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज बनते हैं। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड, ये अविभेदित सेल्स थी जिनका अब तक पता नहीं था कि कौन सी सेल रूट, शूट या स्टेम या लीफ बनाएगी,
अब उनसे जाइलम और फ्लोएम के लिए वो सेल्स डिफ्रेंशिएटेड हो गई, विभेदित हो गई कि ये सेल्स जाइलम बनाएगी, ये सेल्स फ्लोएम बनाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है वो हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब एक बात का ध्यान रखना कि ये कल्चर मीडियम है, इस पे ये कैलस है। कैलस से जब एक्सप्लांट बन रहा है तो अगर पहले रूट का निर्माण हो जाता है, इस कैलस से अगर पहले रूट का निर्माण हो रहा है तो शूट आसानी से उसमें से बाद में निकल जाता है। लेकिन अगर ये जो कैलस है इससे पहले शूट का निर्माण हो जाता है तो उससे रूट के निर्माण की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो कल्चर मीडियम होते हैं उसमें पहले रूट का निर्माण हो जाता है। कैलस से डायरेक्ट रूट अगर पहले बनती है, इट मीन्स उसमें थोड़े टाइम बाद में शूट भी बनेगा और वो आसानी से जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन कैलस से अगर पहले शूट बन जाता है तो उसके वृद्धि के चांस घट जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर जो रूट का फॉर्मेशन होते हैं उसके चांस कम हो जाते हैं। जब रूट का फॉर्मेशन होने लगता है तो ये जो सेल्स होती है वो उन सेल्स का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होती है या फिर लाइट येलो कलर होता है जब उसमें रूट का निर्माण होता है। लेकिन जब कैलस से शूट का फॉर्मेशन होता है तब ये लाइट येलो या लाइट ग्रीन कलर का कैलस दिखाई देने लगता है। अब देखो हम बात करते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद में कौन सा स्टेप आएगा? मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस के अंदर क्या होगा कि उपयुक्त अब देखो मॉर्फोजेनेसिस किसके बाद में आएगा? डिफरेंशिएशन के बाद में। भाई जाइलम और फ्लोएम बन गए, डिफरेंशिएशन हो गया, उसमें रूट का फॉर्मेशन हो गया, रूट के बाद में उसमें शूट का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये हुई डिफरेंशिएशन। अब देखो मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि इष्टतम मात्रा में मीन्स ऑप्टिमम क्वांटिटी में, तो इष्टतम मात्रा में पोषक तत्व मिलाने पे जो कल्चर मीडियम बनता है उसमें जो एक्सप्लांट होता है वो अपनी वृद्धि एवं विकास करता है और मैच्योरिटी को प्राप्त होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या होगी? मॉर्फोजेनेसिस। तो इष्टतम मात्रा में पोषक तत्व मिलाने पर कल्चर मीडियम पर कोई एक्सप्लांट अपनी वृद्धि एवं विकास करता हुआ मैच्योरिटी या परिपक्व अवस्था तक आता है तो यह उसकी मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस कहलाएगी। तो मॉर्फोजेनेसिस में क्या होगा कि प्लांट को जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता में हम उस कल्चर मीडियम में पोषक तत्व मिलाएंगे जिससे वो ग्रो करेगा, फिर डेवलपमेंट करेगा और मैच्योरिटी तक आएगा। मीन्स उससे प्लांट कैलस से प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा, कैलस से रूट बनेगी, शूट बनेगी, उसके बाद में एक कंप्लीट मैच्योर प्लांट का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस क्या होगी? मॉर्फोजेनेसिस। अब देखो टोटिपोटेंसी के फायदे क्या क्या हैं? क्या होंगे कि इसमें दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के और आर्थिक महत्व वाले प्लांट्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये कि इससे सेम प्लांट से सेम ही प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सेम गुणों वाला प्लांट हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें प्लांट प्राप्त होंगे। हालांकि इनकी जो हैंडलिंग होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटलेट्स प्राप्त होंगे। इनकी संख्या ज़्यादा होती है, साइज छोटी होते तो इनके मैनेजमेंट में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और ये तो हुई। और हाँ, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका लिक्विड नाइट्रोजन पे प्रिजर्व कर लेते हैं उनके साइटोप्लाज्म को, और इस मेथड के द्वारा उससे नए प्लांटलेट प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, जो मॉर्फोजेनेसिस के प्रोसेस हैं उसके कुछ स्टेप्स हमें ध्यान रखने होते हैं। वो क्या क्या हैं? एक तो सेलुलर टोटिपोटेंसी में यूज़ आने वाले जो हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन आदि निश्चित मात्रा में डालनी चाहिए, जो मैं आपको बता चुकी कि कैसे है ना। उसके अलावा जो प्रकाश होता है उसकी तीव्रता व रंग भी इस बात पे निर्भर करती है कि उसमें मॉर्फोजेनेसिस किस प्रकार का होगा। तो अगर किसी प्लांट को नीला प्रकाश दे रहे हैं तो इसमें स्टेम का विकास होगा, लाल प्रकाश दे रहे हैं तो उसमें रूट का विकास होगा। और एक्स प्लांट की जो साइज होती है वो भी इस बात पे निर्भर करती है कि उसमें ग्रोथ कितनी अच्छी होगी, ठीक है। और इस तरह से ओवरऑल सारे वातावरणीय कारक उसको अफेक्ट करते हैं, तो उनको निश्चित मात्रा में इस सेलुलर टोटिपोटेंसी में यूज़ लेना चाहिए, ठीक है। और ये टॉपिक आपकी इस क्लास में ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवाऊँगी। थैंक यू।